नमस्कार दोस्तों, श्री महादेव ज्योतिष में आपका स्वागत है। अगर आप भी लेना चाहते हैं हमसे निशुल्क परामर्श तो जुड़िए हमारे साथ रोज रात 10 बजे लाइव सेशन में। आज हम चर्चा करते हैं विवाह और वैवाहिक जीवन के बारे में। इसके लिए देखिए, वैवाहिक जीवन को देखने के लिए बहुत सारे सूत्रों की चर्चा जो है ज्योतिष शास्त्र में की गई है। तो बारी बारी से उन सभी सूत्रों पर चर्चा करते हुए मैं इस विषय को जो है आगे बढ़ाऊंगा। इस विश्लेषण को देखने के बाद आपको स्वयं अपनी कुंडली देखकर ये समझ में आ जाएगा कि आपका वैवाहिक जीवन और विवाह कैसा रहने वाला है। बहुत सारे पैरामीटर देखने के बाद व्यक्ति के विवाह और वैवाहिक जीवन का जो है अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसका विवाह और वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। इसके लिए सबसे पहले सूत्र पर चलते हैं। सबसे पहला सूत्र है कुंडली का आपका सप्तम भाव। आपकी कुंडली का सप्तम भाव जो है वो आपके विवाह और आपके वैवाहिक जीवन को दर्शाता है, क्योंकि सप्तम भाव से ही पार्टनरशिप देखी जाती है। इसके अलावा सप्तम भाव जो है वो छोटी यात्राओं को भी दिखाता है। कुछ हद तक सप्तम भाव जो है आपके व्यापार को भी दर्शाता है, क्योंकि दशम भाव से दशम भाव पड़ता है सप्तम भाव। अब वैवाहिक जीवन को देखने के लिए सबसे पहले ये देखा जाता है कि सप्तम भाव पर आपके कौन सी राशि है। राशियों की चर्चा देखिए मैं पिछले वीडियो में भी कर चुका हूँ, लेकिन फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। आपकी कुंडली के सप्तम भाव में जो गिनती लिखी हुई है उस नंबर को देखिए, जो नंबर आपकी कुंडली में लिखा हुआ है। 1 और 8 नंबर की गिनती अगर लिखी हुई है तो उसके स्वामी मंगल देव हैं। 2 और 7 नंबर के स्वामी शुक्र देव, 3 और 6 के बुध देव, 4 नंबर की गिनती चंद्र देव, 5 नंबर की गिनती के सूर्य देव, 9 और 12 नंबर की गिनती के बृहस्पति देव और 10 और 11 नंबर की गिनती के स्वामी शनि देव हैं। अब आपको पता लग गया कि आपकी कुंडली के सप्तम भाव में कौन सी गिनती लिखी है और उस गिनती के स्वामी यानी कि उस राशि के स्वामी कौन है। तो उस राशि के स्वामी की स्थिति को चेक कर लेना है। अब उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि आपकी कुंडली कर्क लगन की है। अब कर्क लगन की कुंडली में सप्तमेश यानी कि सप्तम भाव का स्वामी सप्तम भाव में आपकी 10 नंबर की गिनती पड़ेगी, जिसके स्वामी होते हैं शनिदेव, यानी कि मकर राशि पड़ेगी और मकर राशि के स्वामी शनिदेव। अब आपने अपनी कुंडली में देखना है कि शनिदेव आपकी कुंडली में कहाँ विराजमान है, क्योंकि अब आपके वैवाहिक जीवन को दर्शाने वाला जो ग्रह है वो शनिदेव बनते हैं। शनिदेव किस राशि में है? शनिदेव अगर मित्र राशियों में है, अगर शनिदेव बुध की राशियों 3 और 6 नंबर में है, या फिर शनिदेव शुक्र की राशि 2 और 7 नंबर पर है। 7 नंबर में शनिदेव वैसे भी उच्च राशि के हो जाते हैं। इसके अलावा 9 और 12 नंबर की गिनती पर भी अगर शनिदेव हैं तो भी वो बृहस्पति की राशि में सम फल प्रदान करते हैं, ना अच्छा और ना बुरा। तो उसको भी एक ठीक स्थिति वैवाहिक जीवन के लिए मानी जा सकती है। इसके अलावा अब आपने देखना है कि आपके सप्तम भाव पर दृष्टि कौन कौन से ग्रह की पड़ रही है। अब मान लीजिए आपके सप्तम भाव पर दृष्टियां पड़ रही हैं क्रूर ग्रहों की। क्रूर ग्रहों में आते हैं मंगल, शनि, राहु और केतु। अगर इनमें से किसी ग्रह की दृष्टियां पड़ रही हैं तो आपका वैवाहिक जीवन थोड़ा सा मुश्किलों भरा रह सकता है। और अगर शुभ ग्रहों की दृष्टियां हैं, यानी कि शुक्र, चंद्र, बुध और बृहस्पति देव की दृष्टि अगर आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है तो आपका वैवाहिक जीवन जो है सुखद रहने वाला है। लेकिन ये सिर्फ एक पैरामीटर है वैवाहिक जीवन को देखने के लिए कि अगर आपका सप्तम भाव अच्छा है, यानी कि शुभ ग्रहों की दृष्टि है या शुभ ग्रह वहां विराजमान है, और क्रूर ग्रहों की दृष्टियां आपके सप्तम भाव पर नहीं है, तो इस स्थिति में विवाह और वैवाहिक जीवन को जो है अच्छा माना जा सकता है। अब ये देखिए कि आपकी कुंडली के सप्तम भाव में कौन कौन से ग्रह विराजमान हैं। शुक्र, चंद्र, बुध और बृहस्पति ये शुभ ग्रहों में माने जाते हैं। अगर शुभ ग्रह आपकी कुंडली में है तो आपका वैवाहिक जीवन जो है वो सुखद रह सकता है। लेकिन अगर वहीं क्रूर ग्रहों की स्थिति आपकी कुंडली के सप्तम भाव में बनी हुई है, जैसे कि सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु, अगर इनमें से कोई ग्रह आपकी कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान है तो ये आपके वैवाहिक जीवन को जो है वो डिस्टर्ब करेंगे। सूर्य अगर आपके सप्तम भाव में है तो सप्तम भाव का सूर्य जो है वैवाहिक जीवन में ईगो की समस्या लेकर आता है, क्योंकि सूर्य जो है राजा है। ऐसा व्यक्ति राजा की तरह अपने पार्टनर पर जो है हुक्म चलाना चाहता है और इसी ईगो की वजह से वैवाहिक जीवन में आपके डिस्टरबेंस पैदा होती है। मंगल अगर आपकी कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान है तो मंगल भी एक क्रूर ग्रह है, यानी कि अग्नि तत्व का ग्रह है। सूर्य भी अग्नि तत्व के और मंगल भी अग्नि तत्व के ग्रह हैं। तो ऐसा व्यक्ति भी जो है सेनापति की तरह कि अपने पार्टनर पर एक तरह से कब्जा करने की स्थिति में रहता है, यानी कि उसको दबा कर रखना चाहता है। तो इस वजह से भी व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में जो है डिस्टरबेंस पैदा होती है। शनि देखिए, क्योंकि पाप ग्रह भी हैं और शनि देव जो है आपको भौतिक चीजों से जो है दूर ले जाने की कोशिश करते हैं। विवाह जो है एक भौतिक सुख की अनुभूति के लिए किया जाता है। तो आपके सप्तम भाव में शनि देव विराजमान हो जाने से एक तो आपके वैवाहिक जीवन में देरी होती है, क्योंकि शनि देव जो है लंबे समय तक एक राशि में रहते हैं। लगभग 2.5 साल तक शनि देव एक राशि में गोचर करते हैं। तो शनि देव जो है
वैवाहिक जीवन में देरी लाने का प्रयास करते हैं। शनिदेव आपकी कुंडली में जिस भी भाव में विराजमान होते हैं, उस भाव का फल आपको बहुत देर से मिलता है। मान लीजिए धन भाव में शनिदेव आपके विराजमान हैं, तो आपको बहुत कठिनाई और बहुत मेहनत संघर्ष करने के बाद जो है धन रुपया पैसा बैंक बैलेंस इकट्ठा होना शुरू होता है। यानी कि अगर दूसरे भाव में आपके शनिदेव हैं, तो आपको बुढ़ापे में जाकर आपकी की हुई सेविंग्स का जो है फल मिलता है, क्योंकि शनिदेव देरी के कारक हैं। जिन लोगों के सप्तम भाव में शनिदेव विराजमान है, ऐसे लोगों का विवाह जो है वो देरी से होने की संभावना बनती है। और इसके अलावा भी शनिदेव जो है आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं उत्पन्न करते रहते हैं। बात करते हैं राहु और केतु की। राहु अगर आपके सप्तम भाव में विराजमान है, तो ऐसे व्यक्ति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की संभावनाएं बनती हैं, या फिर ऐसे व्यक्ति के 2 विवाह होने की संभावनाएं बनती हैं, फिर ऐसे जातक का विवाह भी लेट हो सकता है। राहु और केतु दोनों में से अगर कोई भी एक ग्रह आपकी कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान है, तो आपको शारीरिक, यानी कि आपको या आपके पार्टनर को शारीरिक समस्याएं भी दे सकते हैं। यानी कि विवाह के बाद आप दोनों में से कोई एक व्यक्ति जो है वो बीमार रह सकता है। और केतु अगर आपके सप्तम भाव में विराजमान है, तो केतु जो है आपकी पहली संतान के समय आपके पत्नी की सर्जरी जरूर करवाता है, क्योंकि केतु देव भी काटने के लिए ही जाने जाते हैं। केतु को आप एक धारदार वस्तु समझ सकते हैं, यानी कि कैंची या चाकू की तरह समझ सकते हैं। केतु जिस भी भाव में बैठते हैं, उस भाव से उसका अलगाव पैदा करते हैं, या फिर आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप जो है वो अच्छे नहीं रहते हैं। शुभ ग्रहों की स्थितियां अगर आपके सप्तम भाव में बन जाएं, जैसे कि बुध, शुक्र, चंद्र और बृहस्पति, इनमें से शुक्र, चंद्र और बुध की स्थिति फिर भी ठीक मानी जा सकती है, लेकिन बृहस्पति देव भी जो है वो व्यक्ति को लाइफ पार्टनर तो अच्छा दे देते हैं, लेकिन क्योंकि बृहस्पति देव एक आध्यात्मिक ग्रह है, तो ऐसा व्यक्ति भी भोग विलास में थोड़ा कम इंटरेस्ट लेता है, जिससे कि जातक के वैवाहिक जीवन में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इन सब के साथ साथ आपके सप्तम भाव के स्वामी का नक्षत्र, कि वो किस नक्षत्र में, किस ग्रह के नक्षत्र में है, उनकी स्थिति भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके वैवाहिक जीवन को चलाने के लिए। और पुरुषों की कुंडलियों में शुक्र की स्थिति और महिलाओं की कुंडली में बृहस्पति की स्थिति, इसका विचार किए बिना किसी भी व्यक्ति का वैवाहिक जीवन नहीं जाना जा सकता, क्योंकि शुक्र जो है वो पुरुषों की कुंडली में विवाह के कारक होते हैं, और बृहस्पति देव महिलाओं की कुंडली में विवाह के कारक होते हैं। और इसके बाद कुंडली में मंगल का विचार करना। मंगल अगर आपके लगन में हो, चतुर्थ भाव में हो, सप्तम भाव में हो, अष्टम भाव में हो, या फिर 12वें भाव में हो, इन 5 भावों में अगर व्यक्ति की कुंडली में मंगल है, तो उसको मांगलिक कहा जाता है। ऐसे जातक का विवाह किसी मांगलिक जातिका के साथ ही करना चाहिए। हालांकि मंगल दोष के बहुत सारे परिहार भी हो जाते हैं, तो उन स्थितियों को देखना भी अनिवार्य होता है, लेकिन एक मोटी मोटी स्थिति को अगर हम मानकर चलते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को मांगलिक की स्थिति में देखा जाता है। और फिर इसके बाद विचार किया जाता है व्यक्ति के नवमांश का, यानी कि D9 का। अब D9 में देख लीजिए, D9 का सबसे पहले देखना होता है लगन। नवमांश जो है वो आपकी पार्टनर की कुंडली है। नवमांश कुंडली को देखकर आप अपने पार्टनर का व्यक्तित्व, उसका रंग रूप और उसका नेचर भी जान सकते हैं, और उसका आपके साथ रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है, इसके बारे में भी नवमांश से बहुत कुछ जाना जा सकता है। अगर आपके नवमांश के लगन में क्रूर ग्रह नहीं है, आपके नवमांश के सप्तम भाव में क्रूर ग्रह नहीं है, और आपके नवमांश के चतुर्थ भाव में अगर क्रूर ग्रह नहीं है, तो भी आपका आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप और आपका वैवाहिक जीवन जो है वो सुखद रहने की संभावनाएं बनती हैं। इसके अलावा विवाह के समय गुण मिलान की प्रक्रिया को भी बहुत महत्व दिया जाता है, क्योंकि उसी से आप दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कैसे रहने वाली है, आपका नेचर, आपका व्यक्तित्व, आप दोनों में कितनी बन पाएगी, कितनी नहीं बन पाएगी, इन सब चीजों का भी विचार करना अनिवार्य होता है। इसके अलावा अभी और भी बहुत से सूत्र ऐसे हैं जिनको हम वैवाहिक जीवन के समय जो है विचार विमर्श करते हैं, लेकिन ये एक साधारण से नियम जिसको कि आप भी आसानी से समझ सकते हैं, उसकी चर्चा जो है आज मैंने अपने इस वीडियो में की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जय श्री राम।